हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन। आमिर महाराजा पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना जो टॉपिक चल रहा था सॉलिड स्टेट, उसी को ही कंटिन्यू करेंगे अपन। सॉलिड स्टेट में हमने डिफेक्ट देख रहे थे अपन कि डिफेक्ट क्या होते हैं। डिफेक्ट में हमने बात की थी कि स्टाइक्योमेट्री और नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट क्या होते हैं। नॉन स्टाइक्योमेट्री डिफेक्ट में कल हमने दो डिफेक्ट देखे थे, पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट जो था उसमें फ्रैंकल और शॉर्टकी की बात की थी। फ्रैंकल डिफेक्ट क्या है, शॉर्टकी डिफेक्ट क्या है, हमने देख लिया था ये सब चीज़ें। इनके कॉन्सिक्वेंस क्या क्या होते हैं शॉर्टकी और फ्रैंकल के, वो भी बता दिए थे। उसके बाद हमने बात की थी लाइन डिफेक्ट की। लाइन डिफेक्ट, लैटिस डिफेक्ट जो था वो दो टाइप्स का बताया था, 2 टाइप का होता है। इसमें हमने देखा था कि लाइन डिफेक्ट और प्लेन डिफेक्ट। उसमें लाइन डिफेक्ट भी 2 टाइप्स के था, एज डिफेक्ट और स्क्रू डिफेक्ट। हमने उसमें एज डिफेक्ट तक बात कर ली थी कि एज डिसलोकेशन क्या होती है। आज जो हम इस लेक्चर में स्क्रू डिसलोकेशन, प्लेन डिफेक्ट, और प्लेन डिफेक्ट भी 2 टाइप्स का है, और नॉन स्टाइक्योमेट्री को कवर करेंगे कि क्या क्या होते हैं ये। चलिए देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं स्क्रू डिसलोकेशन। स्क्रू डिसलोकेशन की बात करें तो स्क्रू डिसलोकेशन जो है वो दिस टाइप ऑफ डिसलोकेशन ये है DIS, दिस टाइप ऑफ dislocation is discovered by Berger in 1939. It consists of line of atom. स्क्रू में line of atom की बात करेंगे, each of which has the correct number of atom coordinating it, but the coordination polyhedra is distorted. This type of dislocation is known as the Berger dislocation या screw dislocation भी इसको कहा जाता है। इसमें क्या होता है, मेनली इसमें लाइंस के फॉर्म में एटम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और ईच ऑफ विच हैज़ द करेक्ट नंबर ऑफ एटम्स, करेक्ट नंबर प्रेजेंट होते हैं। पॉलीहाइड्रा, जैसे ही इसमें डिस्टोर्शन होता है तो डिस्टोर्शन के बाद में जो इसमें डिसलोकेशन, या हम कह सकते हैं कि इसमें डिफेक्ट जनरेट हो जाता है, और उस डिफेक्ट को ही क्या कहा जाता है, डिसलोकेशन, बर्जर या फिर स्क्रू डिसलोकेशन। ये जैसे ये लाइंस के फॉर्म में प्रेजेंट था, इन लाइंस में एक्सचेंज हो जाए, ये लाइंस जो है वो इसकी रिप्लेस हो जाए, इधर से ये रिप्लेस हो जाए, तो इससे जो डिसलोकेशन जनरेट होगी उसको हम क्या कहेंगे, स्क्रू डिसलोकेशन। स्क्रू डिसलोकेशन को इस फॉर्म में, लाइंस के फॉर्म में इस तरह से बनाया गया है, जैसे एक ये पर्टिकुलर एरिया ले लिया और इस एरिया से जो एटम्स लाइन फॉर्म में प्रेजेंट हैं वो एटम अपनी पोजीशन को चेंज कर लें तो उसमें कुछ ना कुछ डिफ़ॉल्ट जनरेट हो जाएगा। अगर डिफेक्ट जनरेट होगा तो वो जो जनरेट होगा उसको क्या कहा जाएगा, स्क्रू डिसलोकेशन। When one part of crystal is displaced relatively to the rest of the crystal and the displacement determine with the crystal the row of atom making the termination of the displacement in Berger dislocation along dislocation line, the coordination polyhedra of atom have become distorted by the displacement। ये कह रहा है कि अगर क्रिस्टल जो है वो बना हुआ है, उसमें कोई किसी तरह का रेस्ट पोजीशन में उस समय उसमें कोई भी डिफेक्ट है वो जनरेट नहीं होगा, लेकिन उसमें जैसे ही जो लाइन बनी हुई है उसमें कोई किसी तरह का कोई डिस्प्लेसमेंट होता है, तो डिस्प्लेसमेंट होने के बाद में उनमें जो एटम्स लगे थे लाइंस पे उसमें क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ डिफेक्ट जनरेट होगा, उनका कोऑर्डिनेशन जो पॉलीहाइड्रा है एटम्स का वो डिस्टॉर्टेड हो जाएगा और उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, जिससे उसके अंदर कुछ ना कुछ डिफेक्ट है वो जनरेट हो जाएगा। हम यह कह सकते हैं कि इम्परफेक्शन जो है वो जनरेट हो जाएगा।
सेकंड इसका पार्ट, ये तो हमने किसके पार्ट किए हैं, स्क्रू डिसलोकेशन, और कल मैंने आपको एज डिसलोकेशन की बात बताई थी। ये तो लाइन डिफेक्ट के पार्ट है कि लाइन के फॉर्म में अगर एटम प्रेजेंट है तो उस समय उनमें जो भी विकृति आ रही है, वो भी जो भी डिफेक्ट देखने को मिल रहा है, वो तो एज डिसलोकेशन या स्क्रू डिसलोकेशन के थ्रू होता है। और दूसरा हम देखते हैं प्लेन। प्लेन का मतलब होता है एक प्लेन में प्रेजेंट एटम है, उनका जो स्ट्रक्चर है, उनका जो अरेंजमेंट है वो चेंजेज हो जाता है, उसे प्लेन डिफेक्ट कहते हैं। जैसे डिसलोकेशन विच अकर अलोंग प्लेन ऑफ सोर्स ऑफ द क्रिस्टल structure are known as the plane defect. This defect are two type, एक ग्रेन बाउंड्री होती है और एक स्टॉकिंग डिफॉल्ट होता है। दो तरह की इसमें हम पढ़ेंगे प्लेन डिफेक्ट के अंदर। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रेन बाउंड्री की। व्हेन लाइन डिफेक्ट, जो लाइन डिफेक्ट था एज ए डिसलोकेशन, लाइन डिफेक्ट को हम क्या कह रहे थे, एज ए डिसलोकेशन हो रहा था, एक जगह से अपनी लाइन है वो चेंज हो गई, उसकी लोकेशन चेंज हो गई, डिसलोकेशन हो गई। क्लस्टर टुगेदर इन ए प्लेन देन दे कैन फॉर्म ए प्लेन विच इज डिस्क्राइब एज द ग्रेन बाउंड्री एंड मॉसिक बाउंड्री। इसको क्या कहा जाता है कि जो लाइन डिफेक्ट होता है वो क्लस्टर टुगेदर इन ए प्लेन, then they can form plane which is described as the grain boundary and the mosaic boundary. Other defects such as point line defect can exist inside the crystal. इसके अंदर जो ग्रेन बाउंड्री होती है उसमें दोनों तरह के डिफेक्ट है वो एग्जिस्ट करेंगे, लाइन भी और दूसरा पॉइंट भी। Solid often consist of many small interlocking crystal of grain having random orientation. कैसी होगी इसमें, रैंडम ओरिएंटेशन होगी। ग्रेन बाउंड्री इज ए टाइप ऑफ द सरफेस इम्परफेक्शन। ग्रेन बाउंड्री सरफेस इम्परफेक्शन, सरफेस डिफेक्ट जो है उसी को बताती है, उसी का टाइप है। सो वी कैन से दैट ग्रेन बाउंड्री आर द कलेक्शन ऑफ एज डिसलोकेशन इन द सिम प्लान। जो सेम प्लेन है उस सेम प्लेन के अंदर अगर सरफेस जो हमारा ग्रेन बाउंड्री है तो वो एज डिसलोकेशन जो है उसी प्लेन में एज डिसलोकेशन है उसको भी शो ऑफ करेगी। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हेन इंक्लूडेड एंगल इज लार्जर देन इट इज कॉल्ड ए वेज एंगल एंड ग्रेन बाउंड्री, एंड व्हेन इंक्लूडेड एंगल इज स्मॉल देन इट इज़ कोल्ड लो एंगल टाइट बाउंड्री या लो एंगल ट्विस्ट बाउंड्री। क्या कह रहा है कि अगर जो चेंजेज आ रहा है ग्रेन बाउंड्री में, जो चेंजेज आ रहा है वो अगर लार्ज है तो उसे वाइड एंगल ग्रेन बाउंड्री कहा जाएगा, और अगर स्मॉल है वो चेंजेज, एंगल कम है तो उसे टाइट बाउंड्री या लो एंगल ट्विस्ट बाउंड्री भी कहेंगे। जैसे ये एग्जाम्पल ये बना रखा है ड्रॉ करके, इसमें ये लाइंस बना रखी हैं, इन लाइंस की जो हाइट है वो शो कर रखी है h, और जो इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको बता रखा है b। ये हाइट हो गई, ये विड्थ हो गई, तो थीटा इक्वल टू इसमें बता रखा है कि b अपॉन क्या होता है h। इंक्लूडेड एंगल हाई तो वाइड एंगल बनेगा, और अगर लो है तो लो एंगल टाइट लाइन बनेगी। यही मैंने आपको बताया इसमें। उसके बाद हम इसमें देखते हैं स्टोकिंग फॉल्ट। देखो स्टोकिंग फॉल्ट क्या होता है, ये स्टोकिंग फॉल्ट जो है ये भी हमारे पास किसका एग्जाम्पल है, प्लेन डिफेक्ट का। द प्लेन सेपरेटिंग टू इनकरेक्टली जस्ट ए पोज मिरर इमेज बट नॉट सुपर इम्पोज इज कॉल्ड स्टोकिंग फॉल्ट। एक प्लेन के द्वारा सेपरेट तो हो रही हैं लेकिन एक दूसरे पे मिरर इमेज नहीं है। एक प्लेन के द्वारा सेपरेट तो हम उनको कर पा रहे हैं लेकिन सुपर इम्पोज नहीं है, स्टोकिंग फोल्ड कहलाएगा। जैसे हेक्सागोनल लैटिक्स लाइक FCC SCP क्लोज पैकिंग रिप्रेजेंटेड ABC एंड ABA BAB एंड ABA अरेंजमेंट रिस्पेक्टिवली। ये जो क्लोज पैकिंग होती है FCC के अंदर, फेस सेंटर जो क्यूबिड होते हैं या SCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होती है, उनमें जो रिप्रेजेंट होता है उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये इस तरह से अरेंजमेंट प्रेजेंट होता है। लेकिन ए डिसलोकेशन फ्रॉम द कॉन्सिक्वेंस इन आइदर ऑफ स्टोकिंग गिव्स राइज टू ए स्टोकिंग फॉल्ट। जो डिसलोकेशन होगा तो कुछ ना कुछ चेंजेस आएगा उसमें, तो उस समय स्टोकिंग फॉल्ट क्या होगा। देखो FCC और SCP दो की बात करेंगे, जब उसमें कोई किसी तरह का कोई भी फॉल्ट नहीं होगा तो उस समय
सारी की सारी कैसी प्रेजेंट होंगी, देखो एक भी इसमें वो प्रेजेंट नहीं है, तो उस समय विदाउट फोल्ट, जब फोल्ट नहीं है तो उस समय देखो इसके अंदर हम बात कर रहे हैं, तो इसमें विदाउट फोल्ड एफसीसी और एससीपी, इसमें एबीसी विदाउट फोल्ड की बात करें तो देखिएगा इसमें एक तो एबीसी 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 और एससीपी है वो एबीए बीएबी एबीए इस तरह से प्रेजेंट थी। लेकिन जैसे ही स्टॉकिंग फॉल्ट हुआ तो एबीसी और एबीसी जो था सी यहाँ से हट के यहाँ आ गया, ठीक है। ऐसे ही एबीसी एबीए बीसीए बन गया, इधर एबीए इधर यहाँ से ये हट गया, सी हट गया, ए हट गया, ए पीछे चला गया, यहाँ से ए बी बी हो गया, ये ए बी ए बन गया, ये बी बी ए बन गया। इस तरह से मतलब इसमें जैसे ही कोई फॉल्ट नहीं था तो वो अपनी अपनी पोजीशन पे प्रेजेंट थे जो भी एटम थे, लेकिन जैसे ही स्टॉकिंग फॉल्ट हुआ तो इसमें चेंजेज आ गए। देखो इसको हम इस तरह से, जैसे ए लेयर जो बना रखी है वो ए बी सी अगर है तो ए बी सी में देखो ए लेयर सबसे नीचे की दिख रही होगी आपको, जो कि किसी तरह की है, ब्लू कलर की है। उसके ऊपर बी लेयर है, बी लेयर के ऊपर सी लेयर है। अब ये 3D है, इसको हम इस तरह से डिनोट करें। बी लेयर जो होती है वो होती है कि पहले वाला जो वॉइड बनेगा, ए लेयर से जो वॉइड बनेगा इस तरह से, ये बीच में जो वॉइड बनेगा इस पे बी लेयर आएगी। अब जो सी लेयर होगी वो इनके भी ऊपर जो वॉइड बनेंगी उनके ऊपर सी लेयर आएगी इस तरह से, ठीक है। तो ये जो आपको बना रखा है ए प्लेन बी प्लेन सी प्लेन, इसमें जो ए लेयर है वो आपकी सबसे नीचे की प्लेन में प्रेजेंट है, उसके ऊपर जो वॉइड्स हैं, ये एरो बना रखा है, जो वॉइड्स हैं उनके अंदर बी लेयर प्रेजेंट है, और उन वॉइड्स के भी ऊपर कौन सी लेयर प्रेजेंट है, सी लेयर। एबीसी प्रकार का रीअरेंजमेंट था, लेकिन जैसे ही उसमें स्टॉकिंग डिफॉल्ट हुआ तो वो जो अरेंजमेंट था वो अरेंजमेंट चेंज हो गया, और चेंज होने के बाद में सी की पोजीशन अलग हो गई, ए की पोजीशन अलग हो गई। वो अपनी जो उनकी एक पर्टिकुलर पोजीशन थी या पर्टिकुलर उनका एटम्स का जो पैलेस था वो अपने स्थान को छोड़ देते हैं। तो इस तरह का जो फॉल्ट होता है उसको हम स्टॉकिंग फॉल्ट कहेंगे। स्टॉकिंग फॉल्ट जो है वो डिसलोकेशन होता है उसके थ्रू होता है, और इसमें क्या होता है जो क्रिस्टल्स होते हैं उनमें ग्रोथ ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टल ग्रोथिंग। डिसलोकेशन जब होगा तो उसमें कुछ ना कुछ ग्रोथ, मतलब कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा। जैसे स्टॉकिंग फॉल्ट अकर आइदर ड्यू टू डिसलोकेशन ऑफ ए डिसलोकेशन ड्यूरिंग द क्रिस्टल ग्रोथ करेगा, एंड ओरिएंटेशन ऑफ स्टॉकिंग फॉल्ट आर सेम ऑन बोथ साइड ऑफ द क्रिस्टल, दोनों साइड क्रिस्टल पे प्रेजेंट होगा। उसके बाद हम देखते हैं इसमें नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। ये तो सारे पार्ट हमने स्टाइक्योमेट्रिक के किए हैं, और स्टाइक्योमेट्री में मैंने आपको सारे जो भी डिफेक्ट जनरेट होते हैं वो सारे बता दिए। स्टाइक्योमेट्री में आपको ध्यान रखना है, जो हमने इनिशियली एक चार्ट लिया था उस चार्ट को आपको ध्यान रखना है, उससे सारे पॉइंट आपके क्लियर हो जाएंगे। और हर डिफेक्ट में क्या होता है, मेन चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो हम अब नॉन स्टाइक्योमेट्री डिफेक्ट करते हैं, उससे पहले मैं आपको स्टाइक्योमेट्री का थोड़ा सा और रिवाइज करा देती हूँ कि स्टाइक्योमेट्री में अपन ने दो तरह के सॉलिड देखे थे, एक कोवलेंट सॉलिड था और दूसरा कैसा था, आयनिक सॉलिड। कोवलेंट सॉलिड भी 3 टाइप्स का था और आयनिक सॉलिड भी 3 टाइप्स का था। उसमें हमने जो कोवलेंट सॉलिड थे उनमें वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट दो ज़्यादा मेनली देखे थे अपन ने। आयनिक डिफेक्ट भी 2 तरह के हमने देखे थे, एक उसमें पॉइंट डिफेक्ट देखा था और एक लैटिस डिफेक्ट देखा था। पॉइंट में मैंने आपको बता दिया था शॉर्टकी और फ्रैंकल होता है, और शॉर्टकी और फ्रैंकल में भी क्या होता है कि शॉर्टकी जो होती है उसके अंदर डेंसिटी चेंज होगी, क्योंकि नंबर ऑफ कैटायन इज इक्वल टू नंबर ऑफ एनायन। बट फ्रैंकल में क्या होगा, डेंसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और इसमें जो कैटायन होता है वो इंटरस्टिशियल्स जो होती है वर्ड्स होते हैं उनमें आ जाता है, तो डेंसिटी सेम रहती है। और जो शॉर्टकी था उसमें हमने बताया था कि दोनों की जो साइज होती है कैटायन एनायन की उसमें लार्ज डिफरेंस है, वो प्रेजेंट नहीं होता। बट फ्रैंकल में क्या होता है, दोनों के साइज में डिफरेंस प्रेजेंट होगा।
उसके बाद हमने बात की थी लैटिक्स की। लैटिक्स इम्परफेक्शन आपको बताया था 2 टाइप्स का होता है। उसमें हमने देखा था एक लाइन डिफेक्ट, दूसरा देखा था प्लेन डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट जो था वो 2 टाइप्स का था, एज डिसलोकेशन, स्क्रू डिसलोकेशन। प्लेन डिफेक्ट भी 2 तरह का था, 2 टाइप्स था, ग्रेन बाउंड्री और स्टॉकिंग फॉल्ट। एज डिसलोकेशन में हमने बात की थी लाइन में कि एज जो एज पे प्रेजेंट लाइन्स है वो चेंज हो जाएगी, दूसरी एज पे चली जाएगी। स्क्रू डिसलोकेशन में भी देखा था हमने कि इसमें क्या होगा कि थीटा इक्वल टू एच बी अपॉन एच था, जो चेंजेज आएगा उसमें कुछ ना कुछ ग्रेन बाउंड्री में था वो। तो स्क्रू के अंदर भी क्या देखा था अपन ने कि इसमें एक पर्टिकुलर एरिया में जो उस लाइंस का जो या एटम्स का जो अरेंजमेंट था वो चेंज हो जाएगा। और डिसलोकेशन जो है, जो स्क्रू डिसलोकेशन है वो बर्नर के द्वारा डिस्कवर किया गया था। प्लेन डिफेक्ट हमने 2 टाइप्स का देखा था, एक ग्रेन बाउंड्री थी और एक स्टॉकिंग फोल्ड था। ग्रेन बाउंड्री में बात की थी कि विड्थ और उसकी हाइट की, और ये जो डिफेक्ट था लाइन डिफेक्ट की जैसे ही होता है। इसके अंदर पॉइंट और लाइन डिफेक्ट दोनों एग्जिस्ट करते हैं क्रिस्टल के अंदर। और सबसे मेन चीज़ जो होती है इसके अंदर जो इंटरलॉकिंग क्रिस्टल होते हैं और ग्रेन हैविंग द रैंडम ओरिएंटेशन, इनमें जो ओरिएंटेशन था वो कैसा प्रेजेंट था, रैंडमनेस जिसको हम कहते हैं उस तरह से इसमें प्रेजेंट होगा। उसके बाद स्टॉकिंग फोल्ट की बात की। स्टॉकिंग फोल्ट में सुपर इम्पोज नहीं होंगे, मिरर इमेज एक दूसरे पे सेपरेट आउट करेंगे तो। और हेक्सागोनल या फिर हम कह सकते हैं कि एफसीसी और एससीपी में देखा जाता है मेनली ये जो स्टॉकिंग फॉल्ट होता है। स्टॉकिंग फॉल्ट में क्या होगा, जैसे जो लेयर बनी हुई है क्रिस्टल में, जैसे ए बी की लेयर बनी हुई है, उसमें से एक एटम अपनी पोजीशन से चेंज हो जाएगा तो वहाँ पे कुछ ना कुछ इम्परफेक्शन आ जाएगा। जैसे ए बी सी प्रेजेंट, उसमें से सी जो है वो हट जाएगा तो वहाँ से कुछ ना कुछ उसमें इम्परफेक्शन आ जाएगा और वो चेंज हो जाएगा अपनी पोजीशन से। ठीक है। उसके बाद हमने इसमें बात की थी नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। देखो नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं। नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट की अगर बात करें अपन तो देखो नॉन स्टाइक्योमेट्रिक जो डिफेक्ट है वो सबसे पहले ब्रेथ रिलेटेड एंड पुट फॉरवर्ड द एविडेंस दैट लॉ ऑफ कंसिस्ट कंपोजिशन डज नॉट फॉलो by some solid compounds such as compound are known as non-stoichiometry and बर्थेलॉइड कंपाउंड। सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था बर्थेले, और इसके अंदर जो कंपोजिशन होता है सॉलिड्स का, या हम कहते हैं कि जो कंटेन उसमें प्रेजेंट होते हैं उनका कंपोजिशन जो होता है, कांस्टेंट जो भी लो ऑफ कांस्टेंट जो हमारा लो है वो, या कंपोजिशन जो है वो चेंज नहीं होता, इसलिए इसको नॉन स्टाइक्योमेट्रिक कंपोजिशन कहा जाता है। In this compound, the composition is vary over a wide range. Any deviation from the stoichiometry ion solid imperfection that one of two element constituting it should be in excess to the other than what is the required for the stoichiometry. This result in defect in the crystal structure, and this defect which disturb the stoichiometry of the compound are called non-stoichiometry defect। क्या कह रहा है कि in this compound the composition is vary over a wide range. Any deviation from stoichiometry in ionic solid imply that one of two element constituenting it should be in excess to the other than what is required for stoichiometry. This result in defect the crystal structure, and this defect which disturb the stoichiometry of the compound are called the non-stoichiometric defect। इसमें देखो हमने पहले वाले में बात की थी कि स्टाइक्योमेट्री जो होती है वो चेंजेज हो जाती है। जो स्टाइक्योमेट्री डिफेक्ट था उसमें हमने देखा था कि इनके अंदर जो कंपोजिशन था, कंपोजिशन की बात करें तो कंपोजिशन का जो रेशियो था वो उस पर कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ता था और वो चेंज हो जाता था, है ना। लेकिन यहाँ हम बात करें जो हमारा स्टाइक्योमेट्रिक पार्ट है, इसमें अगर हम बात करें तो इसमें स्टाइक्योमेट्री वाला पार्ट था उसमें अनचेंज रहता था,
कि जितना मतलब उसमें यूज़ की गई है, कितना कैटायन है, कितना एंटायन एनायन है, वो डिफेक्ट से पहले भी उतना ही रहेगा, फिर उसमें चेंज हो जाएगा तो उनका रेशो बाद में भी उतना ही रहेगा। मतलब सेम रेशो में कैटायन और एनायन प्रेजेंट होंगे। लेकिन नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट में क्या होता है कि जो रेशो होता है कैटायन और एनायन का, वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। सबसे मेन बात जो है इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो ये ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद हम कह सकते हैं कि जो स्टाइक्योमेट्री होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है कंपाउंड की, इसलिए उसको क्या कहा जाता है, सबसे मेन जो पॉइंट ये है, विच डिस्टर्ब द स्टाइक्योमेट्री ऑफ कंपाउंड आर कॉल्ड नॉन स्टाइक्योमेट्री डिफेक्ट। स्टाइक्योमेट्री को क्या कर देते हैं, डिस्टर्ब कर देते हैं, या फिर क्या कह सकते हैं, चेंज कर देते हैं। अब ये भी दो टाइप्स का होता है, टू टाइप्स का होता है। एक होता है मेटल एक्सिस डिफेक्ट और एक होता है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। देखो टू टाइप्स का होता है। दीज आर टू टाइप्स, मेटल एक्सिस डिफेक्ट एंड मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें मेटल एक्सिस डिफेक्ट क्या होता है। देखो मेटल एक्सिस डिफेक्ट जो होते हैं, विच मेटल आयन और पॉजिटिव चार्ज इज इन एक्सिस देन दीज टाइप ऑफ डिफेक्ट आर नोन एज द मेटल एक्सिस डिफेक्ट। देखो क्या कह रहे हैं कि मेटल आयन या पॉजिटिव चार्ज एक्सिस अमाउंट में अगर प्रेजेंट हो गया तो उसके कारण कुछ ना कुछ डिफेक्ट जनरेट होगा उस क्रिस्टल में। उस डिफेक्ट को क्या कह दिया, मेटल एक्सिस डिफेक्ट, पॉजिटिव चार्ज के कारण। और पॉजिटिव चार्ज जो होता है, फॉर मेंटेन चार्ज न्यूट्रलिटी, फॉर मेंटेन चार्ज न्यूट्रलिटी देन कैटायन फ्री इलेक्ट्रॉन दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, सो दी सॉलिड यूज conduct electricity, so these solid are used for semiconductor। देखो कोई क्रिस्टल बना हुआ है, सभी स्टूडेंट एक बार बात सुनेंगे ध्यान से मेरी, कि हमारे पास एक क्रिस्टल है, उस क्रिस्टल में एक पर्टिकुलर एरिया में स्पेसिफिक कैटायन और स्पेसिफिक एनायन प्रेजेंट है, या हम कह सकते हैं कि सेम रेशो में कैटायन और एनायन प्रेजेंट है। लेकिन उसमें जैसे ही मेटल एक्सिस डिफेक्ट जनरेट हुआ तो उसमें या तो मेटल या फिर हम पॉजिटिव चार्ज कह सकते हैं वो एक्सिस अमाउंट में आ गया, उससे क्या हुआ, उसमें डिफेक्ट जनरेट हो गया। और डिफेक्ट जनरेट होने पर उस मेंटेन चार्ज जो है उसकी न्यूट्रलिटी जो होती है, चार्ज न्यूट्रलिटी, दे कंटेन द फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन है वो प्रेजेंट होगा, घूमता रहेगा उसमें। और फ्री इलेक्ट्रॉन किसी सॉलिड पर घूम रहा है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ कंडक्टिविटी जनरेट होगी, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जनरेट होगी तो वो एज ए किसकी तरह बिहेव करेगा, सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। और इसमें क्या कह सकते हैं कि दीज क्रिस्टल आर कलर्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन फ्री फॉर्म में घूमता है, उसमें कुछ ना कुछ ट्रांजिशन होंगे तो वो क्या होंगे, कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे। मेटल एक्सिस डिफेक्ट में भी अराइजेज इन टू टाइप्स, दो तरह का हो सकता है ये भी, ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी और ड्यू टू इंडस्ट्रियल कैटायन, दो तरह की वैकेंसी है। पहली हम एनायनिक वैकेंसी की बात करेंगे। क्या होती है एनायनिक वैकेंसी, ए कंपाउंड में हैव एक्सिस मेटल आयन, एनायनिक इज एब्सेंट फ्रॉम इट लैटिक्स साइड लिविंग बिहाइंड एन एनायनिक वैकेंसी विच इज ट्रप्ड बाई एन इलेक्ट्रॉन टू मेंटेन द इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी। देखो इसमें क्या कहा गया, एनायनिक वैकेंसी में क्या होगा कि जो क्रिस्टल बना हुआ था, सपोज किया कि यह हमारे पास एक क्रिस्टल बना हुआ है, इस क्रिस्टल के अंदर कैटायन और एनायन प्रेजेंट है। मान लो ये एक्स है तो ये वाई है, ये एक्स है, ये वाई है, ये एक्स है और ये वाई है, ये प्रेजेंट है। इसमें से हमने एक्स को पॉजिटिव माना, वाई को नेगेटिव माना, तो नेक्स्ट अपना जो होगा उसके अंदर वाई जो है वो अपनी पोजीशन को छोड़ के चला जाता है, ठीक है। और y जब चला गया तो यहाँ पे y के निकलने के बाद इसमें इसकी जो कह सकते हैं कि बैलेंसी जो है या न्यूट्रलिटी है वो मेंटेन नहीं हो पा रही, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया, y जो है वो निकल गया नेगेटिव चार्ज, इसमें से y नेगेटिव जो है वो बाहर निकल गया। तो इसके लिए इसमें क्या आ जाता है, इलेक्ट्रॉन आ जाता है। ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है कि इसकी जो न्यूट्रलिटी होती है क्रिस्टल की वो उसको मेंटेन करके रखता है। ये जो इलेक्ट्रॉन आएगा ये इलेक्ट्रॉन फ्री फॉर्म में प्रेजेंट है, तो इस इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाता है, एफ सेंटर। क्या कहा जाता है, एफ सेंटर, एफ सेंटर कहेंगे इसको। और एफ सेंटर के कारण ही उसमें क्या जनरेट हो जाती है, कलर आ जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ एनायनिक वैकेंसी आई, एनायनिक निकल गया, इलेक्ट्रॉन मेंटेन करने के लिए आ गया। सिंस द
दिस डिफेक्ट सिंस दिस डिफेक्ट वैकेंसी इज क्रिएटेड सो इट इज़ टाइप ऑफ द शॉर्टकी डिफेक्ट। अब देखो शॉर्टकी में मैंने आपको बताया था वैकेंसी बनती थी, लेकिन वहाँ कैटायनिक और एनायनिक की वैकेंसी दोनों की क्या बनती थी, सेम रेशो में बनती थी। यहाँ केवल एनायन की वैकेंसी बनती है। तो एनायनिक वैकेंसी ट्रैप्ड बाई एनी इलेक्ट्रॉन नोन एज द एफ सेंटर, और एफ सेंटर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कलर इन द सॉलिड कंपाउंड। For example, the anionic vacancy in alkali halide are produced by the heating in the presence of their corresponding metal vapor। तो हम इसमें देखते हैं कि जो ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी होती है, एनायन है वो अपनी पोजीशन से ड्रॉप आउट हो जाएगा और उसकी जगह पे एक इलेक्ट्रॉन जो है वो आ जाएगा उसकी जो क्रिस्टल की जो न्यूट्रलिटी है उसको मेंटेन करने के लिए। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो फ्री फॉर्म में प्रेजेंट होगा, तो फ्री फॉर्म में होने के कारण वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा या सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, या हम कह सकते हैं कि कलर जो होता है कंपाउंड का जो कलर होगा वो भी शो करेगा। ठीक है, इसका हम एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल बता देते हैं। ये आपको दिख रहा होगा, इसमें देखो एल्कली हैलाइड NaCl KCl सीजियम क्लोराइड। ठीक है, अब ये इनके साथ रिएक्ट होंगे Na+Cl- Na+Cl-, ये क्रिस्टल बना हुआ है। यहाँ से Cl जो है वो निकल गया और नो वेपर फेज, यहाँ से Cl निकला। Cl के निकलने के बाद एक इलेक्ट्रॉन इस Cl के पास में आ गया। ठीक है, वेपर फेज में क्या प्रेजेंट थी, Na प्रेजेंट थी, जो Cl को लेकर के NaCl बना लेगी, NaCl बना रही है। यहाँ से जो Cl निकला इसकी जगह पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया। तो ये जो इलेक्ट्रॉन पहले ये वाइट कलर का था, NaCl का जो PPT बना था, उसके बाद जैसे इसमें से एक Cl निकलने के बाद इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ गया, और इलेक्ट्रॉन आने के बाद में ये एनायनिक वैकेंसी जनरेट हो गई। और एनायनिक वैकेंसी होती है जिससे क्या होगा, एफ सेंटर जनरेट हो गया, और एफ सेंटर से इस क्रिस्टल का जो कलर है वो कैसा हो जाता है, येलो हो जाता है। पहले कैसे कलर का था, ये वाइट कलर का था, फिर कैसे कलर का हो गया, येलो कलर का हो गया। इलेक्ट्रॉन इन द एनायनिक वैकेंसी, इसको जो है वो ये इलेक्ट्रॉन जो निकला इसको क्या कहा गया, एफ सेंटर। एफ सेंटर, और ये जो एफ सेंटर है यही किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल है। और ये किसके कारण जनरेट हुआ है, ड्यू टू ए मेटल एक्सिस डिफेक्ट के कारण जनरेट हुआ है, या हम कह सकते हैं मेटल एक्सिस डिफेक्ट में ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी के कारण ये डिफेक्ट वो जनरेट हो जाता है। वाइट कलर का जो NaCl का क्रिस्टल था वो के PPT था वो किस में चेंज हो जाएगा, येलो कलर के क्रिस्टल में चेंज हो जाएगा। इस तरह से जो मेटल एक्सिस डिफेक्ट है उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे ड्यू टू इंटरस्टियल कैटायन के कारण मेटल एक्सिस डिफेक्ट किस तरह से जनरेट होता है। तो ये हम नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें देखेंगे। फिर उसके बाद मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट क्या होते हैं उनके बारे में देखेंगे। आज के लिए हम इतना ही देखेंगे, काफ़ी बड़ा लेक्चर हो गया है। आप लोग इसको एक बार अच्छे से वापस रिवाइज कीजिएगा। इसके अंदर जो मेन है वो आपका नॉन स्टाइक्योमेट्री में मेटल एक्सिस डिफेक्ट, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, मेटल एक्सिस में हमने आज एक किया है, मेटल एनायनिक वैकेंसी वाला पार्ट किया है। इसके अलावा इससे पहले हमने स्टॉकिंग फोल्ड किया था। स्टॉकिंग फोल्ड के बाद पहले हमने ग्रेन बाउंड्री की थी। ग्रेन बाउंड्री के बाद हमने देखा था ये प्लेन डिफेक्ट के एग्जांपल हैं। फिर प्लेन डिफेक्ट से पहले हम लाइन डिफेक्ट पढ़ रहे थे। लाइन डिफेक्ट के अंदर हमने एज डिसलोकेशन कर लिया था, और इस लेक्चर में हमने स्क्रू डिसलोकेशन है वो देखा है। इस तरह से आपके ये स्टाइक्योमेट्री वाले डिफेक्ट है वो कंप्लीट हो गए। नॉन स्टाइक्योमेट्री आज हमने स्टार्ट किया है, और नॉन स्टाइक्योमेट्री में हमने पहला जो इसका टाइप है मेटल एक्सिस डिफेक्ट का वो एनायनिक वैकेंसी है वो कंप्लीट कर लिया। इसके कुछ पार्ट्स और बचे हैं नॉन स्टाइक्योमेट्री के, वो हम नेक्स्ट जो लेक्चर होंगे उनमें करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग कंटिन्यू वीडियो है जो भी अपलोड किए जा रहे हैं लेक्चर वगैरह उनको आप कंटिन्यू देखते रहिएगा। थैंक यू।